Hello Jai Hind students, very good evening everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं प्रॉपर्ली दिखाई दे रही हूँ? फटाफट से बता दीजिए। तो इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने रिवाइज किया है कि नहीं किया है? नहीं मैम, हम तो ऐसे ही आ जाते हैं, फ्राइडे सैटरडे को क्लास होती है, हम तो बस आ जाते हैं। नोट्स भी बनाए हैं कि नहीं बनाया है ये भी पता नहीं है मैडम, बस चल जाता है, हो जाती है क्लास, हो जाता है फिर खत्म। डीपीपी सॉल्व कर रहे हो क्या? तुम लोग कुछ कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो रिवीजन? ओके, कर रहे हो ना रिवीजन? बनाए हैं, बढ़िया है नोट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहा, हमारी कहानी को बीच में रोका था। हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था, हम लोगों ने पाइनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। हाँ जी, अब हम लोगों को आगे पढ़ना है और कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग प्लांट्स में किस प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है इसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लीडर बोर्ड देखेंगे, उसके बाद में पिटारा देखेंगे और फिर क्लास को खत्म करेंगे इस उम्मीद के साथ में कि तुम लोग प्रॉपर्ली नोट्स बनाओगे। ठीक है, शुरुआत करी जाए फिर। हाइपोथैलेमस की चर्चा कर ली थी हम लोगों ने, पिट्यूटरी की चर्चा कर ली थी। अब आप मुझे ये बताएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन एक सिक्रीट होता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया जरूरी तो सारे हार्मोन्स हैं, किसी हार्मोन के बिना काम नहीं चलना तुम्हारा। बताओ भाई, कौन सा हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो कनेक्ट कर रहा था किस किस को? तुम्हारे नर्वस और तुम्हारे एंडोक्राइन सिस्टम को। ग्रोथ हार्मोन, बिल्कुल सही, ग्रोथ हार्मोन होता है। तो आज की शुरुआत हम एक ऐसे ग्लैंड के साथ में करने वाले हैं जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द लोगों के घर में मिलेगी तुमको, थायराइड। अच्छा अब बताओ, तुम लोगों में से कितने लोगों के घरों में किसी ना किसी को, रिश्तेदारों को या फिर घर में ही थायराइड की दिक्कत है? मेरे घर में 2 लोगों को है थायराइड की दिक्कत, 3 लोगों को है इनफैक्ट थायराइड की दिक्कत। अगर मैं अपनी पूरी फैमिली को देखूं तो थायराइड की दिक्कत बड़ी कॉमन है। तो ये थायराइड की दिक्कत क्या होती है, ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, क्या सिक्रीट करता है, क्यों है इसकी आवश्यकता, दिक्कत कहाँ होती है, बीमारी को बोला क्या जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो है, कुछ लोगों के घर में है ना, देखो कितने सारे लोगों के हैं घर में। तो अब थायराइड ग्लैंड को समझने की यानी कि हमें आवश्यकता है, ठीक है, जिससे हम ये बता पाए कि दिक्कत एक्चुअल में क्या है। तो थायराइड ग्लैंड तुम्हारे गले में मौजूद होता है। ये पोजिशनिंग दिख रही है तुम लोगों को, ये एग्जैक्ट पोजिशनिंग है, गले के अंदर मौजूद होता है ये थायराइड ग्लैंड और बटरफ्लाई शेप का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है ये ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड होता है ये। ठीक है, अब इसका काम क्या है इस चीज को देखते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड, ये नोट्स ही हैं, ठीक है, ये माइंड मैप की तरह ही बन रहा है, मतलब एक चार्ट की तरह ही बन रहा है, तो इसको आप लिखते जाएंगे। ठीक है, एडिशनली अलग से हम लोग सारे ग्लैंड्स को मेंशन नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। वेरी ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करेगा और ये जो थायरोक्सिन है ये तुम्हारा मेटाबॉलिज्म संभाल रहा है मेरे बच्चे। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो तुम खाना खा रहे हो ये आपका एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रहा है, ये जो पूरी की पूरी साइकिल चल रही है, जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो खाने को टूट के एनर्जी बनना तो कितना ज्यादा आवश्यक है भैया, तो थायरोक्सिन तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह से चीजें समझ में आएंगी। अब ये जो थायरोक्सिन होता है ना, इसके बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है मेरे बच्चे। आयोडाइज्ड नमक, देश का नमक। क्यों आयोडीन आवश्यक है? क्योंकि वो थायरोक्सिन बना रहा है और आयोडाइज्ड तुम्हारा नमक इसीलिए होता है जिससे तुम्हारे शरीर में आयोडीन की प्रॉपर मात्रा पहुंच सके। यही मेन रीजन होता है, यही मेन कारण होता है आयोडीन को खाने का। इसीलिए सफेद नमक, आयोडाइज्ड नमक हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, देश का नमक, टाटा नमक, है ना। तो अब देखो, अब यहां पे 2 बीमारियां उठ के आती हैं। या तो ये थायराइड जो पर्टिकुलर थायरोक्सिन हार्मोन है ये बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है, ऐसी कंडीशन को बोला जाएगा हाइपर थायराइडिज्म, बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो हाइपर थायराइडिज्म। अगर ये बहुत कम रिलीज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म।
अब अच्छा तुम मुझे बताओ इन दोनों कंडीशंस में से किसमें इंसान मोटा होगा? हाइपरथायरॉइडिज्म में इंसान मोटा होगा या हाइपोथायरॉइडिज्म में इंसान मोटा होगा? बताइए। हाँ जी बेटा, व्हाइट सोल्ट इज आयोडाइज्ड सोल्ट। आयोडीन इसीलिए डाला जाता है जिससे कि थायरोक्सिन बन सके, मेन रीजन ही यही है। किसमें इंसान मोटा होगा? हाँ जी, ओके। चलो, हाइपर और हाइपो का यहाँ पे क्या मतलब है तुम ये समझो। हाइपर थायरॉइडिज्म के अंदर थायरोक्सिन जो है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। बहुत ज्यादा का मतलब जैसे ही तुम खाना खा रहे हो वैसे ही वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। शरीर में फैट स्टोर ही नहीं हो पा रहा है, फट से एनर्जी बन जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो इंसान होगा तुम उसको ऐसे ही बता सकते हो कि भैया ये इंसान आपका हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट है। हम लोग बैठते थे ओपीडी में, सामने से पेशेंट आ रहा है, आंखें ऐसे बाहर सी निकली हुई हैं, हाइपर एनर्जेटिक सा लग रहा है, पतला दुबला सा इंसान है, समझ जाते थे हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट है। यानी कि यहां पे इंसान कैसा होगा? वेरी स्किनी। ठीक है, बहुत आंखें ऐसी बाहर से निकली हुई होती हैं ऐसे इंसान की। हाइपोथायरॉइडिज्म की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन इतना कम रिलीज हो रहा है कि तुम्हारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। अब खाना शरीर में जमा होता जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन में इंसान कैसा हो जाता है? ओबीज हो जाता है। ये एक दिक्कत है। यानी कि अब अगर तुम्हारे घर में किसी को भी दिक्कत परेशानी है तो तुम क्या बोलोगे कि भैया हाइपोथायरॉइडिज्म है, हाइपरथायरॉइडिज्म है? तो तुम बता पाओगे कि भैया हाइपोथायरॉइडिज्म की शिकायत है या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म की शिकायत है। मोस्टली हाइपोथायरॉइडिज्म की शिकायत निकलती है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को क्लियर होता है। ब्लैक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट भी आयोडाइज नहीं, व्हाइट सॉल्ट आयोडाइज होता है मेरे बच्चे। बस वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है, इसलिए आजकल लोग पिंक सोल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, इससे भी चीज एक रिलेटेड बताती हूँ। हिमालयन पिंक सोल्ट आजकल बहुत चल रहा है ना कि पिंक सोल्ट खाओ भैया, पिंक सोल्ट खाओ, बहुत ही बढ़िया होता है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं लेकिन ट्रेस अमाउंट में होते हैं और उसमें आयोडीन नहीं होता है। इसीलिए जो मैं प्रेफर करती हूँ वो व्हाइट सोल्ट ही है। हाँ, वो ज्यादा प्रोसेस्ड होता है लेकिन उसमें आयोडीन होता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, इसीलिए पिंक सोल्ट को मैं कंसिडर नहीं करती। बीच में आया था, ट्रेंड चला था भैया, इंस्टाग्राम तो आजकल देवता बना हुआ है, देवता एकदम वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना हुआ है। इंस्टाग्राम से जो ज्ञान आ जाए सब ऐसे ले लेते हैं कि अच्छा ये खाना चाहिए, अच्छा ऐसा खाने से हमारे बाल बढ़ जाएंगे, ऐसा खाने से हमारी आंखें सही हो जाएंगी। हम एकदम ज्ञान की तरह उसको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है, कौन सा व्हाइट नमक को आयोडाइज क्यों किया गया है, क्यों जरूरत थी इस चीज की। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। इज दिस थिंग क्लियर? आयोडाइज नमक इज इंपॉर्टेंट। अब एक और बीमारी आ जाती है। आयोडीन जो है, अगर आयोडीन की कमी हो जाए, जो कि अगर हो गई तुम लोगों को, तो फिर क्या होगा? आयोडीन की कमी हो जाएगी तो सिनेरियो इमेजिन करो, तो फिर थायराइड ग्लैंड बोलेगा कि कहाँ है आयोडीन, थायरोक्सिन बनाना है। शरीर बोलेगा आयोडीन तो नहीं है, तो बोलेगा चलो ठीक है, मैं अपना साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं जिससे कि मैं थोड़ा ज्यादा जितना आयोडीन है उसको बहुत अच्छी तरह से बना सकूं, उसको बहुत अच्छी तरह से थायरोक्सिन में कन्वर्ट कर सकूं। साइज इंक्रीज होने से कुछ तो फर्क हो। अब साइज इंक्रीज जैसे ही थायराइड ग्लैंड का होगा वैसे गले में यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है जिसको घेंगा बोला जाता है। सही बोला, गोइटर। ठीक है, यानी कि अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो एक बीमारी होती है घेंगा यानी कि गोइटर। तो ये तीन बीमारियां यहाँ पे उठकर आती हैं थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, हाइपर, हाइपो और गोइटर। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर है। इज दिस थिंग क्लियर? हाइपोथायरॉइडिज्म कैसे कंट्रोल करें बेटा? दवाइयां दी जाती हैं, इन सबका घर पे कोई इलाज नहीं है। ठीक है, हर एक चीज के लिए दवाएं होंगी, सप्लीमेंटेशन लेने पड़ेंगे आपको। ओके जी, ओके। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इसके एग्जैक्टली पीछे की तरफ, जैसे आगे से अगर ये ऐसा दिख रहा है, अगर इसको पीछे से घुमाकर देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे 4 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको बोला जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। थायराइड के पीछे 4 ग्रंथियां, पैराथायरॉइड बोला जाता है जिनको, और ये सिक्रीट करती है पैराथायरॉइड हार्मोन। भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम लेवल्स को बैलेंस करता है। तुम्हारे शरीर में कैल्शियम कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये उसको सही करेगा। ठीक है, यही संभाल रहा होता है। तो हमें याद क्या रखना है? पैराथायरॉइड ग्लैंड थायरॉइड ग्लैंड के पीछे मौजूद होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करता है और कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है। एरो लगा लगा के लिख लो, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए बेटा, हर चीज की एक मात्रा सही मात्रा में होती है यार, जरूरी। अब जैसे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है, अब इंस्टाग्राम ज्यादा नहीं चलाना चाहिए,
सब बोलते हैं, मैं भी चलाती हूँ, मैं ये तो नहीं बोलूंगी इंस्टाग्राम एकदम बंद कर दो, थोड़ा बहुत ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए। बहुत ज्यादा तुम मीले स्क्रॉल कर रहे हो तो वो बेकार चीज हो जाती है। शक्कर बहुत ज्यादा खा रहे हो बेकार चीज है, नमक बहुत ज्यादा खा रहे हो बेकार चीज है, अगर हेल्दी फैट्स भी बहुत ज्यादा खा रहे हो तो भी वो बेकार चीज है। तो एक लिमिट में, जितना डल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हम नमक का डब्बा उठा के पूरा उड़ेल लेंगे मुंह में, ठीक है। अब एक ग्लैंड के बारे में हम देखते हैं जिसको बोला जाता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है भैया। थाइमोसिन एक हार्मोन रिलीज करता है ये। थाइमस ग्लैंड का रोल तुम्हारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता में होता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता का मतलब है तुम्हारी इम्यूनिटी, जिसके ऊपर एक पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि बाद में हम इस चीज को समझेंगे कि कुछ टी सेल्स होते हैं, ठीक है। उन टी सेल्स का नाम ही टी सेल्स इसलिए है क्योंकि वो थाइमस में मैच्योर होते हैं। यानी कि थाइमस ग्लैंड का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है तुम्हारा बीमारियों से लड़ने की क्षमता में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि ये साइज में छोटा होता जाता है एज के साथ में, यानी कि बूढ़े लोग जो हैं उनमें थाइमस ग्लैंड बहुत छोटा है। अब अगर ये छोटा हो जाएगा तो तुम्हारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो गई, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो गई तो तुम बीमारियां जल्दी पकड़ोगे, बिल्कुल। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बीमारियां ज्यादा होती हैं, वो ज्यादा प्रोन होते हैं कुछ भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह इन सबको कैच करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को क्लियर होती है। Is this fine? होम्योस्टैसिस का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस बना के रखना हर एक चीज का, ठीक है। ओके, इम्यूनिटी साइज के साथ, साइज में छोटा होगा तो इसको लिख लेना, डिक्रीजेस इन साइज विद एज, इसीलिए इम्यूनिटी कम हो जाती है बूढ़े लोगों में, ठीक है भैया। इसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया ग्लैंड आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, जिसका नाम है पैंक्रियाज। बहुत ही बढ़िया क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है, ये एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है। तुम्हें याद है पैंक्रियाज कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज कर रहे थे? बताना जरा, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत रिवाइज करते हो ना, तो बताओ जरा कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है ये पैंक्रियाज। यहां तो हम हार्मोन्स की बात करेंगे, हार्मोन्स भी रिलीज करता है ये, एंजाइम्स भी रिलीज करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। एक लौता ग्लैंड है बेटा ये जो कि मिक्स्ड है, जो एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता। तुसी चीटिंग करके तो नहीं बोले हो ना, याद है ना? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ये 3 एंजाइम से रिलीज करता है, ठीक है, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। अब बात करते हैं कि ये पैंक्रियाज की पोजीशनिंग तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में देख ली थी। अब हम लोगों को ये सीखना है कि हार्मोन्स कौन से रिलीज कर रहा है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चलो इसको देखते हैं। पैंक्रियाज, इनके पास में कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनके पास में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स, एक होते हैं बीटा सेल्स। साथ साथ में लिखते जाओ इस चीज को। अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं ग्लूकागन और बीटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन, और ये दोनों मिलकर तुम्हारे शरीर में ब्लड के शुगर लेवल्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन, इनका ये काम होता है, ठीक है। अब देखो, ब्लड शुगर लेवल को ये रेगुलेट कर रहे हैं। कैसे रेगुलेट कर रहे हैं इस चीज को हम समझते हैं। ये रहा तुम्हारा एक सेल, यानी कि तुम्हारी एक नॉर्मल कोशिका, ठीक है। अब मैंने तुम्हें यह बताया था सेल के अंदर जब ग्लूकोज घुसेगा तभी जाकर तो वो एनर्जी बनाएगा, तभी जाकर तो वो एटीपी बनाएगा, राइट। तो ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसकर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनवाना जरूरी है। अब क्या होता है मेरे बच्चे यहाँ पे कि ग्लूकोज को यहाँ पे अगर एंट्री चाहिए तो इसको गेट पास दिखाना पड़ेगा, इसको एक आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, और वो आईडी कार्ड होता है इंसुलिन। जो बीटा सेल्स रिलीज कर रहे थे ना, ये वही इंसुलिन है। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा? तो ब्लड में ग्लूकोज
की मात्रा बढ़ जाएगी, ब्लड में ढेर सारा ग्लूकोज ही ग्लूकोज हो जाएगा भैया, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं जा रहा। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे करके खराब होने लग जाएंगे। ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इंसुलिन इसको उठा उठाकर ग्लूकोज को सेल के अंदर डालता है, ठीक है। अब यहां से एक बीमारी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और उस बीमारी का नाम है शक्कर की बीमारी, डायबिटीज, मधुमेह। डायबिटीज में क्या हो रहा है, इंसुलिन, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब डायबिटीज में शक्कर खाने के लिए क्यों मना किया जाता है भैया? इसलिए मना किया जाता है क्योंकि तुम्हारे ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज की मात्रा इतनी ज्यादा है। अब अगर यहाँ पे और ज्यादा तुम शक्कर खा लोगे, शक्कर यानी कि जो बहुत ज्यादा ग्लूकोज देता है, तो फिर और ज्यादा तुम्हारा ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ऑलरेडी ग्लूकोज इतना ज्यादा है, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हम इसे शक्कर की बीमारी बोल रहे हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ज्यादा शक्कर खाने से मुझे डायबिटीज हो जाएगा? क्या ऐसा बोला जा सकता है? हाँ देखो, डायबिटीज भी है ना लोगों के घरों में, तो अभी हम डायबिटीज के टाइप्स की भी बात करेंगे। बताओ भैया, शक्कर ज्यादा खाने से डायबिटीज हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो यस बोल रहे हैं नहीं। शक्कर ज्यादा खाने से क्या रिलेशन है इंसुलिन का? तुम शक्कर ज्यादा खाओ, तुम कम खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हें एक बार डायबिटीज हो गया तो फिर तुम्हें शक्कर खाने के लिए मना कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा ग्लूकोज है और ज्यादा ग्लूकोज तुम्हारा शरीर नहीं झेल पाएगा। दिस इज डायबिटीज, इसीलिए इसको बोला जाता है शक्कर की बीमारी, इसीलिए इसको बोला जाता है मधुमेह। अब ये जो इंसुलिन है, तुमने देखा होगा कि कुछ कुछ लोग ही हैं जो डायबिटीज में इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, कुछ नहीं लेते। तो कुछ कुछ लोग ही क्यों ले रहे हैं इंजेक्शन? सब लोग क्यों नहीं ले रहे इंजेक्शन? इंसुलिन की कमी तो सब में है ना। तो इस चीज को समझना, डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं बेटा, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है ये आपकी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून का क्या मतलब होता है, इसको हम समझेंगे बाद में जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस समझेंगे। इसमें क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है शरीर में, बन ही नहीं रहा शरीर में इंसुलिन, ठीक है। यानी कि तुम इसको ऐसे समझो, ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि शरीर खुद के ही बीटा सेल्स को खत्म कर देता है। हमारा शरीर क्या करता है, जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है, जब भी कोई बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आता है, तब वो उसके अगेंस्ट एकदम तलवार लेकर खड़ा हो जाता है कि चलो इसको तुम मार देंगे। अब शरीर कभी कभार भौरा जाता है, पगला जाता है, उसको अपने खुद की चीजें ही ऐसी लगने लग जाती हैं कि देखो ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, चलो इसको मार दो। तो वो अपने आप के ही बीटा सेल्स को फॉरेन ऑर्गेनिज्म समझ के निपटा देता है। यानी कि इंसुलिन कहां से बनेगा भैया, बीटा सेल्स तो खत्म हो गए। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जीवन काल भर, पूरे जीवन में आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो तुम्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे सेल में एक ऐसा बायोमेट्रिक का एक वो मशीन लगी हुई है कि वहां जाकर तुम अपना कार्ड दिखाओगे, वो बजेगा, हाँ ठीक है, ओके ग्लूकोज एंटर, तो ग्लूकोज एंटर करेगा। अब एक दिन ग्लूकोज बढ़िया से तैयार होकर गया कार्ड लेकर कि चलो आज एनर्जी बनाएंगे। उसने जैसे ही अपना कार्ड लगाया उस मशीन पे, मशीन डिक्लाइन कर दी। मशीन ने बोला ये कौन सा आईडी कार्ड है, हम नहीं पहचानते इसको। बोलेगा अरे डेली मैं इसी से एंटर कर रहा था, ऐसे कैसे नहीं घुसने दे रहे। बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं जानते, ये आईडी कार्ड हमारी कंपनी का नहीं है भैया, हम नहीं जानते। और वो रिजेक्ट कर देता है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है, सेल आपका इंसुलिन को पहचान ही नहीं रहा। तो तुम अगर बाहर से इंसुलिन ले भी लोगे तो फिर क्या ही उखड़ जाएगा उसमें, वो तब भी इंसुलिन नहीं पहचानेगा। तुम्हारे शरीर में इंसुलिन बढ़ जाएगा और कुछ तो होने नहीं वाला है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। और इसमें हम इंसुलिन के इंजेक्शन इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, शरीर इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इसको सही कैसे किया जाता है? इसको लाइफस्टाइल सही करने से किया जाता है। सही लाइफस्टाइल करेक्शन से ही इसको सही किया जा सकता है, और इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये टाइप 2 डायबिटीज है, ये थोड़ा कम सीवियर होता है, ये ज्यादा सीवियर होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। क्या यहां तक है ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर है मेरे बच्चे? इज दिस क्लियर?
हाँ, जेनेटिक जेनेटिक भी होता है रीजन डायबिटीज का। हमेशा ये नहीं होता कि अगर आपके पापा को डायबिटीज है तो आपको होगा ही, इसकी 100% गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो डायबिटीज को एक जनरेशन से दूसरे में पहुंचाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यानी कि पैंक्रियाज हम लोगों को क्लियर हो गए हैं कौन कौन से ये हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। अब ग्लूकागन का क्या काम है? इंसुलिन की इतनी कहानी सुन ली, ग्लूकागन को तो हम लोग लेकर ही नहीं आए, बुरा मान जाएगा वो। चलो ग्लूकागन की कहानी सुनते हैं। अब तुम्हारे शरीर में बेसिकली हो ये रहा है कि अगर ग्लूकोज तुम्हारे शरीर में बढ़ गया बहुत ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा बता रही हूं, थोड़ा सा ऊपर नीचे जब होता है तब इंसुलिन ग्लूकागन अपने आप को थोड़ा सा संभाल के शुगर लेवल्स को मेंटेन कर लेते हैं। बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो गया है तो दवाइयां लेनी पड़ती हैं, थोड़ा बहुत तो वो बैलेंस कर ही रहे हैं तुम्हारे शरीर में। अब ग्लूकोज अगर बढ़ गया है तो कौन रिलीज होगा? तो इंसुलिन आएगा, बोलेगा अरे ऐसे कैसे ग्लूकोज बढ़ गया भैया ब्लड में, लाओ उठा उठा के मैं सेल के अंदर भरता हूं। तो वो उठा उठा के सेल के अंदर भर देता है, ठीक है, एनर्जी बन जाती है, काम खत्म हो जाता है। अब अगर ग्लूकोज कम हो गया तो फिर आता है पिक्चर में ग्लूकागन। लेकिन बात यह है यार कि अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया है तो ये ग्लूकागन आकर भी क्या ही कर लेगा? ये नया ग्लूकोज कहां से लेकर आएगा? सोचो जरा, कहां से लेकर आएगा नया ग्लूकोज? ग्लूकोज कम है तो कम है भैया, ये हार्मोन क्या उखाड़ लेगा? कहां से लेकर आएगा? सेल से तो निकाल कर लेकर आएगा नहीं कि एनर्जी से हम दोबारा से ग्लूकोज बना लेंगे, ऐसा तो ये करेगा नहीं। तो ये कहां से लेकर आएगा नया ग्लूकोज? हाँ जी, आया है मेरे पास में जवाब, शाबाश। यस, स्टोर्ड ग्लूकोज से लेकर आएगा, शाबाश। ग्लूकागन जाएगा लिवर भैया के पास में, और लिवर के पास में हमारा जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज हमारा स्टोर होता है, वो इस ग्लाइकोजन को लेकर आएगा, ब्लड में तोड़कर डाल देगा कि ये लो भैया, टुकड़े टुकड़े करके ब्लड में डाल दिया है, ग्लूकोज की कमी थी, ये ग्लूकोज अब तुम्हारा बढ़ चुका है, बढ़िया ऐश करो। ठीक है, तो ये आपका कार्यक्रम चल रहा है पैंक्रियाज का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हो गया, पैंक्रियाज भी डन हो गए हमारे। अब आ जाता है अगला, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो है तुम्हारा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक जगह, याद है किसी को? एड्रिनल ग्लैंड कहां पढ़ा था? मैं देखती हूँ कितनी शार्प है तुम्हारी मेमोरी। कहां पढ़ा था बेटा एड्रिनल ग्लैंड? कहीं तो पढ़ा था। याद करो, याद करो। किडनी की टोपी, रास मैकेनिज्म में पढ़ा था, शाबाश अदिति। हाँ जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर रास मैकेनिज्म में ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा रहा था। एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनियों के ऊपर टोपी बन के बैठा हुआ होता है, दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक है एड्रिनलिन और एक है नॉर एड्रिनलिन, जिनको एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। अब ये जो दोनों ग्लैंड है यही पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। जब तुम्हें डर लगता है ना, जब पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो रहा है, अब तुम्हें डर लगता है तो कौन इस चीज को रिकॉग्नाइज करके तुम्हारी आंखों की पुतलियां बढ़ा रहा है? कौन तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है? कौन तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ा रहा है? यही, जब तुम्हें डर लगता है ना, तब यही हॉर्मोन्स हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, यही रिलीज होते हैं और यही पूरा वो कार्यक्रम चला रहे होते हैं जिससे तुम्हारा पूरा सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। इसीलिए इनको फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इन्हीं की वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम में तुम्हारा सर्वाइवल जो इंस्टिंक्ट है वो एक्टिव होता है। साथ ही में ये एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, और जिसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन के नाम से। यूजुअली हम लोग स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन को समझते हैं, लेकिन एड्रेनलिन नहीं है स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल है। ठीक है, जब भी हमें डर लगता है, कॉर्टिसोल के बादल जो हैं वो हमारे दिमाग के आसपास में छा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। एग्जाम में डर लगता है तो क्यों सब ब्लैंक हो जाता है? क्योंकि कॉर्टिसोल तुम्हारे दिमाग में धुंध जमा देता है, जिसकी वजह से कुछ नजर नहीं आता कि भैया क्या क्या था, एड्रेनलिन क्या था, पैंक्रियास क्या था, ये सब, ये कॉर्टिसोल है स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, ओके। इसके बाद में आखिरी आ जाते हैं गोनाड्स। एक लौता है ये ऐसा ग्लैंड है जो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। ठीक है, देखते हैं। मेल में जो गोनाड्स हैं वो होते हैं बेटा टेस्टिस।
टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन भी होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में होती हैं ओवरीज जो एग भी बनाती हैं और साथ में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन भी बना रही होती हैं। ये हार्मोन्स के बारे में ही चर्चा करनी है। टेस्टिस क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी भारी आवाज के लिए, उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। यही ओवरीज की बात करूं तो ओवरीज दो हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं, एक तो है ईस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब ये जो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है, ये दोनों प्यूबर्टी के बाद में जो चेंजेस आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी हार्मोन, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन क्योंकि इसका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा चलो उसके बाद में उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बाद में रीप्रो में बात करेंगे। चलो ठीक है, ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा कार्यक्रम हो चुका है, सारे ग्लैंड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा। Which of the following acts as both endocrine and exocrine gland? सबसे आसान क्वेश्चन के साथ में शुरुआत कर रही हूं, 100% ले आओ बेटा। ऑक्सीटोसिन आपका ओवरीज से रिलीज नहीं होता है। ईस्ट्रोजन पूरे टाइम चल रहा है बेटा, उसके लेवल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए दीपक? बस बढ़िया, वहां सेरोटोनिन रिलीज हुआ है और क्या, हैप्पी हार्मोन। ओके जी, ओके। सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैंक्रियास। 75.46, शर्म कर लो, 100% की बात कर रहे थे यहाँ पे। डोपामीन एंड सेरोटोनिन दोनों तब रिलीज होते हैं व्हेनेवर यू आर हैप्पी, व्हेनेवर यू आर काम। ठीक है, बोथ ऑफ देम। उसके बाद में आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थायरॉक्सिन इज इनकरेक्ट। ईस्ट्रोजन बॉडी शेप डिसाइड नहीं कर रहा है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहा है, और वो तुम्हारी पूरी जो साइकिल चल रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल रही है, उसको रेगुलेट कर रहा है। तुम्हारे चेहरे पे जो पिंपल्स आते हैं पीरियड्स के पहले, उनको डिटरमाइन कर रहा है, तुम्हारे मूड स्विंग्स को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर डी, 62.79। तोबा तोबा, पूरा मूड खराब कर देते तुम लोग। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन, ये सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज थायराइड हार्मोन, ये सही है। इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। अरे मैडम आपने बोला था मेटाबॉलिज्म, ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट कहां से घुसा दिया? खाने में और क्या होता है? यही होता है ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, यही तो टूट के एनर्जी बना रहे हैं। स्पून फीडिंग चाहिए हमें। आयरन इज एसेंशियल। सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आयरन थोड़ी ना होता है, आयोडीन होता है ना एसेंशियल। हाँ जी। नहीं, ईस्ट्रोजन मेल में नहीं होता है। नहीं निहाल, वो स्पेलिंग अलग अलग लिखी जा सकती है। ओव्यूलेशन पीरियड, इन सारी चीजों के बारे में, पीसीओडी, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे रीप्रो वाले चैप्टर में। Which of the following endocrine glands does not exist in pairs? किसका कोई साथी नहीं है? कौन तुम्हारी तरह है अकेला? Does not exist in pair.
हाँ जी, सही जवाब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। एड्रेनल दोनों किडनियों के ऊपर मौजूद होता है, ये पेयर में होता है। टेस्टिस दो होते हैं, ओवरीज दो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी इकलौता है, मास्टर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हो गया है, ये वाले क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं। यानी कि जो हमारा ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था, ये हो गया है। रेड मीट डेंजरस होता है कि बेटा? रेड मीट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ठीक है, तो उसकी लिमिटेड मात्रा सही है। बहुत ज्यादा अगर आप खा रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ा सकता है वो। रेड मीट से डायबिटीज नहीं होगा बेटा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है उससे, फर्क है। बहुत ट्रेस अमाउंट्स में होता है, इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा कि वो तुम्हारे फीचर्स को जरा सा भी इन्फ्लुएंस कर सके। ईस्ट्रोजन मेल में नहीं होगा इतना, ठीक है। ओके ओके, नहीं बेटा, बस गोइटर इतना याद रखो, एब्जोल्थेल्मिक गोइटर की हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। ये बीच में कैसा कमेंट है? गाजर का हलवा खाओगे? आप रखा है मेरे घर में, अब तो मैं ये भी मत नहीं बोल रही तुमको कि चिढ़ाओ मत, खाऊंगी मैं जाके। एक बार कभी मेरे हाथ का खा कर देखना, सिलेक्शन लेकर आओ, मैं बना के लाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। ये कैसा सवाल है यार? वॉइस कैसे भारी बनाए? ऐसे भारी बनाए, जैसी आवाज है वैसे ही रहेगी। तुम्हें पता है ये इतना प्यारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे गले में फिट है, वो जैसा काम कर रहा है बढ़िया है। नॉर्मल चीजें बढ़िया होती हैं, ठीक है। अभी ये तुम पूछ रहे हो मैम डायबिटीज होता कैसे है? बताया है मैंने, आज ये लेक्चर में बताया है। ऑटो इम्यून के बारे में तुम्हें बताया है, वही वैसे ही हो रहा है, और कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो क्या प्लांट्स में हमारी तरह पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है? प्लांट्स में हमारी तरह हॉर्मोन्स मौजूद होते हैं क्या? कैसा क्या सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो बात कुछ ऐसी है कि प्लांट्स में हमारी तरह दिमाग तो नहीं होता भैया, नर्वस सिस्टम तो नहीं होता कि उनके पास भी स्पाइनल कॉर्ड हो, उनके पास भी दिमाग विमाग हो, सेरेब्रम सेरेबेलम ये सब हो। नहीं, इनके पास में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट्स के पास में सिर्फ हॉर्मोन्स होते हैं, और वो भी सिर्फ 5 हॉर्मोन से गिनती के, और इससे ज्यादा है ही नहीं। सिर्फ 5 हॉर्मोन से गिनती के, उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो लेट्स सी अबाउट दिस। प्लांट्स में कुछ हॉर्मोन्स की ही हम लोगों को चर्चा करनी है, और ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही आसान सी चीज है, तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग को यहाँ पे समझना है। देखो, 3 हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं। एक हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और एक हार्मोन ऐसा है जो ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है और प्रमोट भी करता है। क्या मतलब है प्रमोट इनहिबिट, क्या मतलब है? तो बेटा 3 हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, किसी का भी आलतू फालतू कमेंट आया जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मैं सीधे ब्लॉक मरवाऊंगी, ठीक है। चैट ऑफ में करना नहीं चाहती, डिस्कशन करते हुए पढ़ेंगे। तो ग्रोथ को अगर प्रमोट करवाना है, यानी ग्रोथ प्रमोशन का क्या मतलब है? प्लांट नॉर्मली ग्रोथ कर रहा है, उसमें हर जगह ग्रोथ हो रही है भैया, उसकी पत्तियां बन रही हैं, उसकी विड्थ बढ़ रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है। प्लांट में जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, मैं इसकी चर्चा कर रही हूँ। तो वो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ को प्रमोट करवा रहे हैं। तो कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करवा रहे हैं। बात ये आ जाती है कि ग्रोथ को इनहिबिट क्यों करवाएंगे यार? प्लांट में ग्रोथ हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, हम ग्रोथ को रोकने की कोशिश ही क्यों करेंगे? क्यों एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करवा रहा है? तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ। एक बीज है, ठीक है। एक बीज को जब पनपना है, एक बीज को जब जर्मिनेट होना है, तब उसके पास पास में कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए भैया। जैसी उसको कंडीशंस चाहिए वैसी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फंगस है, फंगस को ग्रो होने के लिए गर्मी चाहिए, उमस चाहिए, इसीलिए बारिश के मौसम में फंगस लगता है। अब अगर उसको ऐसी कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो वो ग्रो कैसे कर पाएगा? उसी प्रकार से एक बीज को अपने आसपास में फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। अब अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं
ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस के वक्त पे वो अगर गलती से भी पनप गया, वो अगर गलती से भी जर्मिनेट हो गया तो उसकी मौत हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसको तुम बचाओगे कैसे? तो तुम ये चाहोगे कि वो पनपे ही ना, यानी कि पनपाने को बेसिकली रोकने के लिए हम लोग एक ऐसा हार्मोन यहाँ पे चाहते हैं जो ग्रोथ को रोक के रखे कुछ वक्त तक, जब तक आसपास में फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाए। इसीलिए ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन की आवश्यकता होती है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है जो कि डेजर्ट इलाके में है, ठीक है, उसके पास में स्टोमेटा होते हैं, कि हर प्लांट के पास में स्टोमेटा होते हैं जिसकी मदद से पानी उड़ता रहता है थोड़ा थोड़ा। अब कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट वाले एरिया में हैं, उनका स्टोमेटा बंद रखना जरूरी है कुछ वक्त तक। क्यों? पानी की ऑलरेडी कमी है और पानी उड़वा दो कैसे काम चलेगा? तो वहां पे थोड़ी सी ग्रोथ को हम लोगों ने इनहिबिट किया। तो इसीलिए ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। फिर एक ऐसा हार्मोन आता है जो ग्रोथ को इनहिबिट भी करेगा, प्रमोट भी करेगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ ऐसी कहानी है, एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ प्रमोटर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर्स में 3 हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सिन के साथ में। अब अगर प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो वो 2 तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है। अब अगर इस सेल की ग्रोथ मुझे करवानी है तो या तो मैं इस सेल का साइज बढ़ा दूं, या तो मैं इन सेल का नंबर बढ़ा दूं, ठीक है। तो ये दोनों ही ग्रोथ है, दोनों ही ग्रोथ है, ठीक है। तो जो ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स थे उनमें से एक ये करवा रहा होता है और एक ये करवा रहा होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑक्सिन, और ऑक्सिन आपका सेल का इलोंगेशन करवाता है, सेल का साइज बढ़ाकर ग्रोथ करवाने का काम करवाता है। कैसे, इस चीज को समझते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है, प्लीज यहां पे सब लोग ध्यान देंगे। देखो, ये है सूरज देवता, और फॉर एग्जाम्पल यहां पे है कोई प्लांट, ठीक है। अब ये जो ऑक्सिन हार्मोन है इसको धूप पसंद नहीं है, ये बोलता है कि मुझे टैनिंग हो जाएगी, नहीं तो मैं धूप से एकदम दूर रहूंगा भैया। तो ये ऑक्सिन जो है वो धूप से थोड़ा सा दूर रहता है, इसको धूप पसंद नहीं है, तो ये इस तरफ रहेगा स्टेम में, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा। ये इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसको टैनिंग हो जाएगी, डर लगता है इसको। तो अब अगर ये इस तरफ आ गया है तो सिर्फ इस तरफ वाले सेल्स एलोंगेट हो जाएंगे। किस तरीके से? ये देखो, अगर सिर्फ इस तरफ वाले सेल्स एलोंगेट हो जाएंगे तो इस प्रकार से, और यहां वाले सेल्स छोटे रह गए, यानी कि ये जो स्टेम है वो कुछ इस प्रकार से झुक जाएगी। यहाँ पे हमें ऐसा लगेगा जैसे कि ये प्लांट जो है वो सन की तरफ झुक रहा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ वाले जो सेल्स है सिर्फ ये एलोंगेट हुए, तो ऐसा हमें लग रहा है कि ये प्लांट सन की तरफ झुक रहा है। और ये जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की सन के डायरेक्शन में, इसी को बोला जाता है ऑक्सिन के द्वारा किया गया काम। ये है ऑक्सिन के द्वारा किया गया काम। क्या ये चीज सही क्लियर है? तुम लोग फिर बकर करना शुरू कर दो, नहीं मानोगे क्या? कुछ बच्चों की वजह से सारे बच्चे ब्लॉक होंगे, इसीलिए एक दूसरे को समझा लो अभी से कि ना करे बकर। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सिन के बारे में अगर चर्चा करें तो इसका मतलब ही होता है टू ग्रो, बढ़ना, ग्रो करना, ठीक है। अब देखो, नेचुरल तरीके से तो हमें ऑक्सिन मिलता ही है, कुछ ऐसा ऑक्सिन है जो हम आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि नेचर में क्या हो रहा है, हम तुरंत उससे कुछ ना कुछ सीख कर अपने काम में इस्तेमाल करने के लिए दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। वैसे ही हम लोगों ने शुरू करा है भैया। ऑक्सिन नेचुरल फॉर्म में इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि IAA और IBA के फॉर्म में मिलता है। हमने जो आर्टिफिशियल बनाया है, सिंथेटिक जो बनाया है, उसमें इंपॉर्टेंट एक आ जाता है 2,4-D। 2,4-D को हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल करा है, अब इस चीज को देखना बहुत ही बेहतरीन तरीका है। फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारा खेत, ठीक है। अब खेत में देखो, जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगी कि 2 प्रकार के प्लांट्स होते हैं, एक मोनोकॉट्स होते हैं और एक डाइकॉट्स होते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग, बस तुम इतना समझो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोकॉट्स होते हैं और एक डाइकॉट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने मोनोकॉट फसल उगा रखी है, सारे प्लांट्स ये रहे। अब क्या हुआ, बीच में कुछ कुछ डाइकॉट वीड आ गई। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनको हटाना पड़ जाता है, खेत में से छांट छांट के हटाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि वो जो हम फर्टिलाइजर वगैरह डाल रहे हैं, जो खाद डाल रहे हैं, जो खाना डाल रहे हैं, वो सारा का सारा वो ले जाएंगे, हमारी फसल को कुछ मिलेगा नहीं, तो इनको हमें छांट छांट कर हटाना पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इनके लिए ही पर्टिकुलरली एक
हार्मोन जो हमने खुद ने बनाया है 2,4-D, इसको डालते हैं जो डाइकॉट्स के ऊपर फोकस करेगा, जो सिर्फ डाइकॉट्स की ग्रोथ करवाएगा। तो ये वीड का साइज बढ़ जाएगा, ये ग्रो कर जाएंगे, और अगर ये ग्रो कर गए तो इन्हें छांट छांट कर उठाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम आराम से ये देख सकेंगे कि भैया ये रहे इतने लंबे लंबे वाले जो भी दिख रहे हैं, ये सारे आपके वीड्स हैं, आराम से तुम इनको हटाकर फेंक सकते हो। तो इस प्रकार से तुम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया है, 2,4-D का। एक हर्बिसाइड इसको बोला जाता है, 2,4-D डाइकॉट्स को फोकस करता है। ये तो कितना बढ़िया चीज है, ये कितना बेहतरीन चीज हमारे पास में ये आ गई है। ठीक है, तो ऑक्सिन का ये काम हो गया मेरे बच्चे। अब और देखो, ये एक चीज करवाता है जिसको बोला जाता है अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में ये एक पौधा है, ठीक है। अब अगर यहां पे जस्ट एग्जैक्टली ऊपर एपेक्स पे एक बड आ जाती है, एक फूल की एक कली आ जाती है, ठीक है। अगर यहां पे बड आ जाएगी तो साइड में अगर ग्रोथ होना चाहेगी तो साइड में ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि प्लांट जो है वो चौड़ाई में नहीं फैलेगा, वो सिर्फ लंबाई में उगता जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है एपेक्स की डोमिनेंस, यानी कि अपाइकल डोमिनेंस। अगर यहां आ गई है बड तो साइड में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी, बस प्लांट लंबा लंबा खिंचा चला जाएगा। और ये किसके लिए, किसकी वजह से होता है? ये होता है ऑक्सिन की वजह से। तो मैं ना सही बता रही हूं, ऐसे ब्लॉक करवाऊंगी ना बैच कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे, सही बता रही हूं मैं। यहां पे और जरा से भी आए तो यहीं पे क्लासेस खत्म करवा दूंगी मैं, बैठे रहना। फिर बोल रही हूं मैं बार बार, समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को? हद होती है यार बेशर्मी की। ये बनेंगे ऑफिसर्स। देख लेती हूँ तुम लोगों के नाम। सुनो अब, अपाइकल डोमिनेंस, ए से अपाइकल डोमिनेंस, ए से ऑक्सिन, इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करवाता है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट्स बनाना। अब जब भी हम तरबूज खाते हैं या फिर जब भी हम संतरा खाते हैं, तब मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? मेजर प्रॉब्लम आती है कि बीज आ जाते हैं बीच बीच में। यार अगर बीज ना आएंगे तो हम तरबूज कितना बढ़िया लगेगा, हमें ऑरेंज कितना बढ़िया लगेगा, राइट। तो अगर बीज ही हटा दें तो ये प्रक्रिया क्या होती है? इसको पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। अब जैसे केले में तो होते ही नहीं है बीज, तो ये आर्टिफिशियल तरीके से नहीं है, नेचुरल तरीके से ही बीज नहीं होते। तो ये जो प्रक्रिया है सीडलेस फ्रूट्स बनाने की, इसको पार्थेनोकार्पी बोला जाता है, और ये प्रोसेस हम बाद में सीखेंगे। तो ऑक्सिन का एक छोटा सा हम चार्ट बना लेते हैं जिसमें सारी चीजें लिख लेंगे, सारे हॉर्मोन्स का एक छोटा छोटा सा इस प्रकार से चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, हमारे लिए याद करने में आसान रहेगा। चलो भैया बताते जाओ ऑक्सिन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हम लोगों को पता है। सबसे पहला तो आ जाता है, दूसरे कलर से लिखते हैं, सेल एलोंगेशन करवा के ये ग्रोथ करवा रहा है। ग्रोथ प्रमोटर होता है। और हाँ जी, नेचुरल कौन सा होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IAA और IBA।
इसके बाद में सिंथेटिक कौन सा होता है? 2,4-D और NAA, ये दोनों हमारे इसके सिंथेटिक प्रकार आ जाएंगे। उसके बाद में ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अपाइकल डोमिनेंस के लिए, यानी कि अगर एक बार एपेक्स पे बड आ जाएगी तो प्लांट की फिर लेटरली ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, अपाइकल डोमिनेंस। तो ए से अपाइकल डोमिनेंस, ए से ऑक्सिन, ऐसे याद रख सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे आ जाती है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन। तो यहां पे हो गया, चलो लिख भी लो यहां पे फिर सीडलेस फ्रूट। ठीक है, ओके। तो यहां तक ये सारी चीजें हमें क्लियर है ऑक्सिन के बारे में। बस इतना सा छोटा सा चार्ट बना लेना, और कुछ करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है हम लोगों को। बढ़िया, ठीक है, डन है। हाँ जी, ऑक्सिन इज रिलेटेड टू फोटोट्रोपिज्म, पढ़ेंगे अभी उसके बारे में सक्षम। अब हमारा अगला हार्मोन आ जाता है साइटोकाइनिन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो ग्रोथ हो रही थी वो सेल एलोंगेशन की वजह से ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। अब सेल डिवीजन की वजह से जो ग्रोथ हो रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब ही क्या है? साइटो का मतलब है सेल और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। तो सेल डिवीजन करवा के ग्रोथ करवाने का काम साइटोकाइनिन का होता है, यानी कि ऑक्सिन से जस्ट अपोजिट तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। नेचुरल प्रकार से ये हम लोगों को कॉर्न यानी कि भुट्टा जो होता है ना, उसके कर्नल्स में, उसके दानों में, और कोकोनट मिल्क में हम लोगों को ये देखने को मिलता है, जिएटिन। बस इस नाम को याद रखना, सिंथेटिक, काइनेटिन और थिडियाजुरोन, इन दोनों नामों को याद रखना। गुरु माता किताब में है, इसीलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखा था कि ऑक्सिन जो था वो एपेक्स में अपाइकल डोमिनेंस लेकर आ रहा है। एपेक्स पे अगर एक बड आ जाए तो प्लांट की लेटरली ग्रोथ नहीं होगी। अब अगर साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन अपाइकल डोमिनेंस को काट कर साइड की ग्रोथ करवाता है, यानी कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों एक दूसरे से मिलकर इस तरह से काम कर रहे हैं कि ग्रोथ ऊपर भी हो, ग्रोथ साइड्स में भी हो। ये इसके अपोजिट काम करता है, ऑक्सिन के अपोजिट काम करता है। इसीलिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखी हुई रहती है, इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस को तोड़कर लेटरली ग्रोथ करवाता है ये, ठीक है। इसके बाद में स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट बन रहा है ना मेरे बच्चे, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो साइटोकाइनिन की वजह से हो रहा है। इसीलिए सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम एक छोटा सा चार्ट बनाए यहाँ पे साइटोकाइनिन का, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये सेल डिवीजन करवाता है। उसके बाद में ये भी एक ग्रोथ प्रमोटर है, और ओवरकम्स अपाइकल डोमिनेंस, यानी कि उसके अपोजिट काम कर रहा है, ऑक्सिन के अपोजिट काम कर रहा है ये, ठीक है। सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन करा रहा है। नेचुरल ये हम लोगों को जिएटिन के फॉर्म में मिलता है, कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क में, और सिंथेटिक काइनेटिन और थिडियाजुरोन। ठीक है, ये हो गया डन। ऑक्सिन सीडलेस फ्रूट्स की ग्रोथ में नहीं, सीडलेस फ्रूट्स बनवाने में मदद कर रहा होता है बच्चे। ओके, चलिए डन, यहां तक चीजें क्लियर हैं हम लोगों को। अगले हार्मोन की तरफ बढ़े,
एक सेकंड तो यार, मैं पानी पी के आ रही हूँ। ओके, अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले हार्मोन की, जो कि है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन भी ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, तो ये कहाँ की ग्रोथ करवाएगा भैया? तो देखो, जिब्रेलिन जो है, जैसे कि हम अगर ऑक्सिन की बात करें और साइटोकाइनिन की बात करें, तो ये ऊपर से और नीचे से खींचने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सिन मेजरली ऊपर से खींच रहा है, साइटोकाइनिन मेजरली रूट से ग्रोथ करवाता है। जिब्रेलिन जो है वो बीच की जो स्टेम बची हुई है ना, बीच की स्टेम की लंबाई बढ़ाने का ये काम करता है। अब जिब्रेलिन की खोज इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी, मैं तुम्हें ये बताती हूँ, सुनो। तो क्या हुआ, जापान में कुछ चावल के पौधे थे, उनकी एकदम से बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ने लग गई। अब बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगी, पतले पतले से उसके पेड़ होते हैं, पतले पतले से पौधे होते हैं, बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगी तो पूरी फसल झुक के खराब हो जाएगी भैया। अब इस सिचुएशन में बुलाया गया साइंटिस्ट को कि देखो भैया, काहे भौरा गए हैं ये लोग। उसका नाम ही, उस पहले सबसे पहले बीमारी का नाम रखा फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस, कि भौरा गए हैं चावल के सारे ये पौधे, खेत बर्बाद हो गया है, फसल झुककर खराब हो गई है, क्योंकि उनकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब जब साइंटिस्ट को बुलाया गया, उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर हार्मोन है जो यहाँ पे ज्यादा रिलीज हो रहा है, जिसका नाम है जिब्रेलिन, और यही जिब्रेलिन है जो स्टेम का एलोंगेशन करवा रहा होता है। तो इस चीज को यहाँ देखो, तो बेसिकली जिब्रेलिन जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, इसीलिए इसको जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका मेन काम हो जाता है स्टेम का एलोंगेशन करवाना, साथ ही साथ में ये एक और काम करवाता है बेटा, ये करवाता है जर्मिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पढ़ा ना, ए से ऑक्सिन, ए से अपाइकल डोमिनेंस, उसी प्रकार से सी से साइटोकाइनिन, सी से क्लोरोप्लास्ट, उसी प्रकार से याद रखना जी से जर्मिनेशन, जी से जिब्रेलिन। जर्मिनेशन यानी कि सीड को पनपाने का, बीज को पनपाने का काम जो करवाता है वो जिब्रेलिन करवा रहा होता है। ये चीज हमारे लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो जिब्रेलिन के बारे में ज्यादा कुछ तो यहाँ पे है नहीं। एक और चीज, तुम लोगों ने कभी, तुम लोग गए हो पापा के साथ में फल वगैरह लेने, तो देखा होगा पापा बोलते हैं कि ये कैप्सूल वाले ग्रेप्स हैं बेटा, इनको मत खाओ, है ना, या फिर ये इंजेक्शन वाला ग्रेप है, इंजेक्शन वाला तरबूज है, आर्टिफिशियल है। तो क्या किया जाता है, फ्रूट्स का साइज इंक्रीज करने के लिए जिब्रेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ऐसे फ्रूट्स हेल्दी हैं? नहीं, ऐसे फ्रूट्स हेल्दी नहीं होते। जो भी नेचुरल चीज है वो हेल्दी होती है। कुछ भी अगर हम आर्टिफिशियल लेकर आएंगे ना, तो आर्टिफिशियल कोई भी चीज कभी भी इतनी ज्यादा हेल्दी नहीं होगी जितनी कोई भी नेचुरल चीज हेल्दी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रूट्स का साइज बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन के इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हम लोगों ने हमारे लिए इस्तेमाल किया है भैया, हम कुछ ना कुछ तो निकालते ही हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाए किसी चीज का। तो जिब्रेलिन के बारे में क्या क्या सीखा है, जरा इसको एक बार लिख लेते हैं। इसके बारे में तो इतना ज्यादा कुछ था नहीं, प्यारा सा है ये जिब्रेलिन। नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसीलिए इसे जिब्रेलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका मेन काम क्या होता है, जर्मिनेशन कराना। जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन। ये भी कैसा होता है, ग्रोथ प्रमोटर होता है। ठीक है, और क्या करा रहा है, स्टेम का एलोंगेशन करा रहा होता है ये। बस यही कुछ 4 पॉइंट्स हम लोगों ने सीखे हैं इससे रिलेटेड, यानी कि ग्रोथ प्रमोटर सारे हार्मोन्स हम लोगों ने सीख लिए। ऑक्सिन जो सेल का एलोंगेशन करवा के ग्रोथ करवा रहा था, साइटोकाइनिन सेल का डिवीजन करवा के, और जिब्रेलिन जो बीच में से ग्रोथ करवा रहा है, स्टेम एलोंगेशन करवा रहा है और बीज को पनपाने का काम कर रहा है। तो ग्रोथ प्रमोटर्स हमारे हो गए। अगला हार्मोन हमारा आता है जो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, जिसके बारे में सारे फंक्शंस में तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ग्रोथ को इनहिबिट करने की आवश्यकता क्यों है? जब भी बीज अनफेवरेबल कंडीशंस में है, तब उसको पनपाने से बचाने के लिए इस हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज नोन एज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसकी स्लाइड, चलो हाँ यही है। ठीक है, दिस इज द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन।
ठीक है भैया, काम क्या कर रहा है ये यहाँ पे? ये कर रहा है, ये बेसिकली देखो, ये बीज को पनपने से रोक रहा है और जिब्रेलिन क्या करवा रहा था? पनपा रहा था, है ना। तो क्या हुआ? जिब्रेलिन पनपा रहा है, ये पनपने से रोक रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, और अपोजिट काम करने को एंटागोनिस्टिकली काम करना बोला जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एबीएज यानी कि एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक काम करते हैं जीएज यानी कि जिब्रेलिक एसिड के, ठीक है, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट ये काम कर रहे हैं। इसके बाद में इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे अंदर कोर्टिसोल है, उनके अंदर ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। जो वाटर जैसी कंडीशन है जहां पे पानी की कमी हो गई है, वहां पे स्टोमेटा को बंद करने का काम करवा देता है, जिससे कि एडिशनल वाटर का लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला सीड का जर्मिनेशन रोकता है ये, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ठीक है। क्लोजर करवाता है स्टोमेटा का, जिससे पानी का एडिशनल लॉस ना हो, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। स्ट्रेस कंडीशंस में बचाने का ये काम कर रहा है। इसके बाद में इसका नाम एब्सिसिक एसिड क्यों है? एब्सिशन का मतलब क्या होता है? एब्सिशन का मतलब होता है किसी भी चीज का टूट के गिर जाना, ठीक है। जैसे कि कोई भी फल है या फिर कोई भी पत्ती है, जब वो टूटकर गिर जाती है यानी कि उसका एब्सिशन हो जाता है, तो यही हार्मोन है जो एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इंड्यूसेस एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, एब्सिशन यानी कि टूटकर गिर जाना, ठीक है। ये हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे हो जाते हैं। तो एब्सिसिक एसिड का हम लोग एक यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं छोटा सा, फटाफट से बताते जाओ क्या क्या पॉइंटर्स हैं एब्सिसिक एसिड के। उसका बना लिया था ना हम लोगों ने, हाँ। ये आपका एक ग्रोथ इनहिबिटर है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है। इसके बाद में ग्रोथ इनहिबिटर के बाद में और क्या है पॉइंटर्स यहाँ पे? यस, दिस इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। closes stomata in water stress conditions. इसके बाद में एक जो मैंने पॉइंट बोला था ना तुम लोगों को कि ये बीज को पनपने से रोकता है। बीज को पनपने से रोकने का मतलब है सीड को डोरमेंसी देना। डोरमेंसी का मतलब वो पनप नहीं रहा है, वो बंद है। तो क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी यानी कि पनपने से रोकना। तो इसको तुम ब्रैकेट में यहां पे लिख सकते हो, अपोजिट टू GA यानी कि जिब्रेलिक एसिड। ये हो गया। इसके बाद में और क्या आ जाता है यहाँ पे? एब्सिशन कराता है ये फ्रूट्स एंड लीव्स का। एब्सिशन यानी कि जब वो पक जाते हैं तब उनको डाल से गिरवाने का काम। एब्सिशन ऑफ फ्रूट एंड लीव्स हो गया, सीड डोरमेंसी हो गया, स्ट्रेस हार्मोन हो गया, ग्रोथ इनहिबिटर हो गया, हो गए सारे काम। हाँ जी, यहां तक कुछ बचा तो नहीं है ना? ऑल डन। अब हमारा अगला एक ऐसा हार्मोन आ जाता है जो हमारा आखिरी हार्मोन है। वो एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी ग्रोथ को प्रमोट भी करवा रहा है, ग्रोथ को इनहिबिट भी करवा रहा है, दोनों काम करता है वो। बढ़िया है भैया। इथाइलिन की बात कर रही हूं मैं। इथाइलिन का नाम हम केमिस्ट्री में सुनते हैं, है ना? ये वही वाला इथाइलिन है। एक लौता हार्मोन जो गैसियस होता है नेचर में। इसका मेन काम होता है फलों को पकाना। अच्छा एक बात बताओ कि जब हम पके हुए केलों के बीच में एक कच्चा केला रख देंगे, या फिर तुम ऐसे समझो कच्चे केलों के बीच में तुमने एक पका हुआ केला रख दिया, ठीक है, तो बाकी के जो कच्चे केले ना वो भी बहुत जल्दी पक जाते हैं। ऐसा क्यों भैया? कोई हार्मोन उनमें से निकल कर जा रहा है क्या उन कच्चे केलों में? हाँ, गैसियस होगा तभी तो हार्मोन उस पके हुए केले से उन कच्चे केलों में जाएगा। ऐसे लिक्विड तो कोई निकल नहीं रहा उस पके हुए केले से जो कच्चे केलों में चला जाएगा। तो एक गैसियस हार्मोन है बच्चे, जो उन पकी हुई चीजों से निकलता है और कच्चे केलों में चला जाता है। और यही गैसियस हार्मोन, एक लौता हार्मोन जो गैसियस है, वो आपका एथाइलिन होता है, जो ग्रोथ को प्रमोट भी करवा रहा है, जो ग्रोथ को इनहिबिट करवाने का भी काम करवाता है। तो मेजर फंक्शन इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इसके बाद में ये सिनेसेंस करवा रहा है। सिनेसेंस ये नया शब्द है।
क्या मतलब है सीनेसेंस, अलग पेज पे लिखा हुआ है क्या? हाँ जी, ये सबसे पहले तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करवा रहा है, प्रमोट सीनेसेंस। सीनेसेंस का मतलब होता है बेटा एजिंग करवाना, किसी भी पत्ती को पकवाना या फिर किसी भी फूल को पकवाना, यानी कि उसकी एज करवाना, इसको बोला जाता है। तो दिस इज सीनेसेंस। उसके बाद में ये ग्रोथ करवा कैसे रहा है? तो ये ग्रोथ किस चीज की करवा रहा है? मैंने बोला था ना ग्रोथ प्रमोटर। तो ये रूट और रूट हेयर की ग्रोथ करवाता है। जैसे जो जड़ है, फॉर एग्जाम्पल ये जड़ है, ठीक है, जड़ में इस प्रकार से रूट हेयर निकलते हैं। अगर तुम माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो बहुत छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं, तो उन रूट हेयर की ग्रोथ ये बेसिकली करवा रहा होता है। बस इतना ही थाइलिन के बारे में हमें पढ़ना था। इसके जरा क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें समझ आ चुका है। ठीक है, इस आखिरी हार्मोन का एक छोटा सा चार्ट बना ले बच्चे। एथाइलिन, ग्रोथ, प्रमोशन प्लस इनहिबिशन दोनों करा रहा है। इकलौता हार्मोन जो गैसियस होता है, जो फ्रूट्स की राइपनिंग करा रहा है। अच्छा, तुम्हें पता है जब भी हम किसी ऐसे मॉल वगैरह में जाते हैं ना, कोई भी मार्ट वगैरह में जाते हैं, तो सारे के सारे जो फल हैं वो एकदम पके, फ्रेशली पके हुए कैसे दिखते हैं तुम्हें? कितना मुश्किल होता होगा फ्रेशली पके हुए फल डेली लेकर आना। तो बेसिकली किया ये जाता है, कच्चे फल लाके रखे जाते हैं, उनके ऊपर एथाइलिन छिड़क दिया जाता है, एथाइलिन का स्प्रे मार दिया जाता है और वो पक जाते हैं फ्रेशली राइप। क्या ये चीज़ सेफ है? नहीं। कोई भी नेचुरल चीज़ हमेशा सेफ होती है, आर्टिफिशियल कहीं भी आया तो दिक्कत परेशानी वाली बात है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंटर मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें, सीनेसेंस करवा रहा है। सीनेसेंस यानी कि एजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद में ग्रोथ किसकी करा रहा है? ये ग्रोथ ऑफ रूट एंड रूट हेयर। डन। ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस बच्चा लोग, समझ में आएगा किया गया है। मूवमेंट से रिलेटेड अगली क्लास में कर लेंगे। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग सेल डिविजन एंड रूट ग्रोथ? एक टर्म को पकड़ो जो एक मेजर टर्म है, उसी से तुम्हारा आंसर यहां पे हो जाएगा। नहीं दिव्यांश, उस पॉइंट को स्किप कर दे बच्चे, जितना मैंने लिखवाया है उतना काफी है। ओके, सही जवाब क्या जाएगा? सेल डिवीजन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल डिवीजन देखो यहाँ पे मेजरली उसके लिए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर है। ये था हमारा मेजर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विच हार्मोन इज नोन फॉर इट्स रोल इन प्रमोटिंग सीड डोरमेंसी? सीड की डोरमेंसी के लिए, यानी कि पनपने से रोकने के लिए। ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? सी डोरमेंसी के लिए आपका एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन नंबर ए 80.21। बढ़िया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम आराम से कर पाओगे। अगला सवाल, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ फ्रूट राइपनिंग एंड सीनेसेंस ऑफ लीव्स? सॉरी,
ओके जी ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इथाइलिन 86.93, परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल, विच हार्मोन प्लेज अ रोल इन ग्रेविटोट्रोपिज्म? ना 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 ना, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, रुक जाओ जरा। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग? अब भैया ये तो अभी अभी किया है हम लोगों ने, जवाब दे दो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नहीं कर पाओगे क्या? कितना आसान है प्लांट हार्मोन वाला टॉपिक। आसान तो आपका जो ह्यूमन वाला था वो भी आसान ही था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। हाँ जी, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थाइलिन 90.65। कभी तो 100 ले आओ रे। ओके, विच हार्मोन हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी? यानी कि सीड डोरमेंट था, बीज पनप नहीं रहा था, उस चीज को तोड़कर बीज को पनपा दिया, कौन सा हार्मोन होता है? तो ये टर्म लिख लेना, ये टर्म जो है ना ये तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, स्टार लगा के लिख लेना, ऐसा टर्म आए तो क्या करना है। प्रीति, ये सारी गलतियां तो नहीं करनी, आते हुए गलत करोगे तो वो सिली मिस्टेक नहीं, वो ब्लंडर कहलाएगा। हाँ जी, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से जवाब दो, ठीक है? जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं उसके हिसाब से सही जवाब क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिब्रेलिन 53.93। मैंने बोला था सीड को वापस पनपाने के लिए जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल होगा, सीड को पनपाना यानी कि जर्मिनेट करवाना, तो जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन, इस चीज को याद रखो, मैंने जो बताया है उस चीज पर फोकस करो, ठीक है? ओके, इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन नहीं है भैया? ये तो किसी बच्चे से भी पूछ लो अब तुम। ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंसुलिन 96.05। कुछ बच्चे जानबूझ के गलत करते हो ना तुम लोग, कि बस हो ना जाए 100%। Which hormone is known as the stress hormone of plants? Stress hormone of plants. हाँ, सीड डोरमेंसी जिब्रेलिन ब्रेक करेगा। ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एब्सिसिक एसिड 77.69। ओके, इसी के साथ में आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। लीडर बोर्ड देखते हैं और फिर हम पिटारा देखते हैं। नीरज, तेजस्वी, वंशिका, हर्षिता, प्रणव, साक्षी, लक्ष्मीकांत, हर्ष, अपूर्व और कश्यप जी, ठीक है। 10 on 10 सही है, विद द लीस्ट एवरेज टाइम बीइंग 1.4 सेकेंड्स। ओके जी ओके, ठीक है, चलिए अब पिटारे की जरा बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम में से कौन कौन खाना बना लेता है? मम्मी की कभी मदद करवाते हो खाना वगैरह बनाने में, कि बस मम्मी प्लेट ला के रख दे हम खा लेंगे? खाना बनाए हो कभी? कितने लोग बनाते हैं खाना?
बनाते तो हैं। अगर खाना बनाते हैं तो कभी ना कभी प्याज तो काटी होगी, और प्याज काटते हैं तो आंसू आते हैं। तो अब मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि आंसू क्यों आते हैं। प्रोपेंथियल ऑक्साइड करके एक केमिकल है जो आंखों में जाता है, ठीक है, वो तो समझ में आ ही जाता है ना कि प्याज काटेंगे तो एक पर्टिकुलर गैस निकलेगी जो हमारी आंखों में इरिटेशन करती है, जिसकी वजह से आंसू आते हैं। बात ये है कि वो गैस क्यों निकलती है उसमें से, वो केमिकल क्यों रिलीज होता है उसमें से, और प्याज में से ही क्यों रिलीज होता है, और अगर प्याज ऐसे ही पड़ी हुई है तो उसमें से क्यों रिलीज नहीं हो रहा, प्याज को काटने के बाद में क्यों रिलीज हो रहा है, ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए तुम्हारे। चलो मैं बताती हूँ। प्याज जो होती है उसके सेल के अंदर एंजाइम होता है, एक एलिनेज करके एक एंजाइम होता है, ठीक है, और सल्फर कंपाउंड्स अलग होते हैं। तो सेल के अंदर एंजाइम अलग से रखा हुआ है और सल्फर कंपाउंड्स अलग से रखे हुए हैं। अब जब तुमने उसके ऊपर चाकू चलाया तो वो सेल टूटा। सेल टूटते ही एलिनेज और सल्फर कंपाउंड जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं और बनाते हैं प्रोपेंथियल ऑक्साइड। और यही जो पर्टिकुलर एक चीज होती है यही तुम्हारी आंखों में जाती है और इरिटेशन पैदा करती है। और एक सेकेंड रुको जरा, यही चीज इरिटेशन पैदा करती है एंड अल्टीमेटली तुम्हें आंसू आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों, प्याज ही क्यों? तो देखो, प्याज जमीन के नीचे रहती है, ठीक है, जमीन के नीचे उगती है। अब नेचर में हर चीज ने अपने आप को अडाप्ट किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये प्याज का एक अडाप्टेशन है बेसिकली, कि उससे ये प्रोपेंथियल ऑक्साइड निकल रही है। अडाप्टेशन क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जमीन के नीचे रोडेंट्स रहते हैं, जमीन के नीचे इंसेक्ट्स रहते हैं, वॉर्म्स वगैरह रहते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो जैसे ही उसके पास में आएंगे प्याज को खराब कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ कि प्याज खराब ना हो, इसीलिए प्याज ने अपने अंदर ऐसी चीजें बना ली हैं कि जैसे ही कोई उसके ऊपर कट लगाएगा वैसे ही सेल टूटेगा और वैसे ही वो निकलेगी चीज, और वैसे ही वो जो भी चीज उसको खाने आई है वो आंसू की वजह से चली जाएगी। वो जैसा होता है ना, कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे को हम बोलते हैं कि वहां मत जा, वहां मत जा, नहीं सुनते, फिर वो चले जाते हैं, फिर एक बार लगती है तो अगली बार से नहीं जाते। तो उसी प्रकार से एनिमी एक बार आएगा, एक बार उसको बढ़िया तरीके से आंसू आएंगे, अगली बार वो खुद से नहीं आएगा। इस प्रकार से प्याज ने अपने आप को नेचर में अडाप्ट किया है, एक बहुत ही बेहतरीन सी प्रोसेस है। उसी प्रकार से एक मोथ होती है, उस मोथ ने अपने आप को जहर खा खा कर ऐसा बना लिया है कि सामने वाला अगर उसको खाएगा तो वो एकदम कड़वी, इतनी गंदी लगेगी टेस्ट में कि अगली बार से वो एनिमी खाने नहीं आएगा। हर एक चीज नेचर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए अडाप्ट करती है। अब तुम अपने आप को कितना अडाप्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर कंपटीशन के एनवायरनमेंट में अडाप्ट करने के लिए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम अभी भी वैसे के वैसे हो, अभी भी क्लास में तुमको बकर करनी है, मजाक करना है, तो फिर दिक्कत परेशानी वाली बात है। क्योंकि महान सर चार्ल्स डार्विन ने हम लोगों को एक चीज बोली है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो अपने आप को अडाप्ट करेगा, नेचर में वही रहेगा, सरवाइव वही करेगा जो सबसे फिटेस्ट होगा। तो अपने आप को थोड़ा फिट बनाइए। पिटारे के आज स्टोरी का ये मोरल ऑफ द स्टोरी था, ठीक है, ओके डन। ऐसा ही लहसुन में भी होता है, लहसुन भी थोड़ी सी तीखी होती है लेकिन उसमें इतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं आता कि हमारी आंखों से आंसू आ जाए। ओके जी, ओके, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की हमारी ये क्लास खत्म होती है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो टेक केयर एवरीवन, साइनिंग ऑफ टिल देन, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। डू फिजिकल एक्सरसाइज डेली 45 to 50 minutes। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद एंड वंदे मातरम।